जय गुरु जी टू ऑल जी। सबका बहुत दिल से स्वागत है द सिरिन माइंड फैमिली की तरफ से हमारी इस खूबसूरत विजडम की यात्रा में, जो हमने बड़े प्यार से हम लोगों ने मिलकर शुरू करी है, गॉड टॉक्स विद अर्जुना द भगवत गीता। और अब हम इतना समझ चुके हैं कि हम यहाँ पे श्लोकों का अर्थ से ज्यादा, जो गुरु जी ने एक नॉर्मल जो हमारा जीवन है जिसमें कि हम ये युद्ध कर रहे हैं, उस युद्ध को कैसे जीतना है, हम उसको इसी संदर्भ में समझते हैं। हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। हमारा अभी अध्याय 1, पहला अध्याय ही चल रहा है। हमने समझ लिया है कि हमारे अंदर ही कितने क्षेत्र हैं। हमने ये भी देख लिया है कि कभी सोल का साम्राज्य होता है तो कभी ईगो का होता है। हमको ये भी समझ में आ गया है कि कैसे हम अपने आप को, अगर हम ईगो के किंगडम में जाते हैं, हाउ टू अपने आप को कैसे बाहर निकालना और किस तरीके से हमें सोल के किंगडम में रहना है। तो इसी अपनी हमारी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आई इनवाइट शैल बाला जी आए और वो हमारे को श्लोक पढ़ के सुनाए अपनी मधुर वाणी में। वेलकम शैल बाला जी। जय गुरु जी टू ऑल मैम। श्लोक नंबर 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। श्लोक नंबर 32। न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा। ब्यूटीफुल जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो दो श्लोक हैं और आज का जितना हमने विजडम लेना है, इसको हमें बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। रीजन ये है क्योंकि आज जो हम जिस मेंटल स्टेट के बारे में, या जो हमारे अंदर युद्ध चलता है उसके बारे में जो हम बात करेंगे, आप लोग अगर इसको अपने साथ साथ इसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आप इस चीज को रियलाइज कर पाएंगे कि हम सब लोग कहीं ना कहीं इस दौर से गुजरते हैं, गुजर चुके हैं, अभी भी गुजर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जो हमारी मेंटल स्टेट है, ये उसमें हमें एक बहुत बढ़िया तरीके से हमारे को क्लैरिटी देगा। अब यहाँ पे गुरुजी बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, हम ना एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं जहां पे हम नेगेटिव डिसीजन लेने लग जाते हैं। और वो जो हम नेगेटिव डिसीजन ले रहे होते हैं, उसकी हम रीजनिंग बड़ी स्ट्रांग देने लग जाते हैं अपने आप को। कैसे? जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि हम ऐसे सोचने लग जाएंगे कि भाई, हम अपने सेंस कंफर्ट्स को कंट्रोल क्यों करूं, मैं क्यों करूं अपनी इन इंद्रियों के जो कंफर्ट्स मिलते हैं। हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि इंद्रियों के ऊपर माइंड बैठा है, उसको कंट्रोल करो। भाई मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं? फिर हमारा मन ये कहेगा कि इस शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट काम तो मेरी इंद्रियां करती हैं। अगर मैं उसी के कंफर्ट को छोड़ दूंगा तो फिर मैं क्या हुआ, मैं तो एक, कहते हैं, एम्प्टी मेंटल विक्ट्री हो गई। मैं उसको लेके क्या करूंगा, मैं एम्प्टीनेस को लेके मैं क्या करूंगा? तो मुझे तो इसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो गुरु जी कहते हैं क्या होने लग जाएगा, जो भी साधक होगा वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएगा कि वो अपने आप, अपने अंदर इन इन विचारों से कुछ कुछ अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। और लास्ट में पता है वो क्या कहने लग जाएगा, वो ये बोल देगा, डाउन विद बोथ स्पिरिचुअल एंड सेंस हैप्पीनेस। ना तो मुझे ये चाहिए, ना मुझे वो चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे कई बार कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे इतनी जद्दोजहद क्यों करनी, जैसा जीवन है खाओ पियो मौज बनाओ, छोड़ो, ज्यादा इन बातों में नहीं पड़ते। किसी को क्या पता मरने के बाद क्या होगा, अगर यहाँ आए हैं तो सुख लेने के लिए आए हैं, अरे ज्यादा इन चक्रों में मत पड़ो। तो कभी कभी जो साधक होता है उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन आने लग जाएगा। और जब उसके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा तो वो
वो पता है क्या कहेगा, वो कहेगा मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है जैसे जीवन है बस इसको बिताई जाओ बिताई जाओ। तो गुरुजी कहते हैं ये बिल्कुल वैसी एक कहावत हो जाती है जैसे कि एक बच्चे को मोस्टली, जैसे उसकी माँ क्या कहती है, आइसक्रीम खिलाऊंगी पहले तू ये कैरेट खा ले, गाजर खा ले। तो बच्चा कहेगा मुझे ना गाजर खानी है ना आइसक्रीम चाहिए, क्यों? क्योंकि आइसक्रीम खाने के लिए उसको गाजर खानी पड़ेगी, और गाजर खानी उसको पसंद नहीं है, तो वो कहता नहीं मुझे तो ये दोनों चीजें ही नहीं चाहिए। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव वे में रिनंसिएशन करने लग जाते हैं, हम त्याग कर रहे हैं, हम त्याग करने लग जाते हैं। तो गुरुजी बता रहे हैं कि ये स्थिति डीप मेडिटेशन के बाद भी आती है। तो काफी हम में से लोग जो भी हम इसको अटेंड कर रहे हैं या हम इसको सुन रहे हैं, ये परिस्थिति कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं उसके बाद भी ये स्थिति जो है आने लग जाती है। जैसे कि उस बंदे ने बहुत सारा, उसने सेल्फ डिनाइल किया होता है, अपने को बड़ी चीजों पे कंट्रोल किया होता है, उसने बहुत रेगुलर मेडिटेशन किए होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, उसके अंदर रेस्टलेसनेस आनी शुरू हो जाती है। वो जो पर्सन इस रास्ते पे होता है, वो कुछ भी बातें हो सकती हैं, वो बहुत सारी बातें हैं, कुछ भी हो सकता है। अरे मैं ये कर रहा हूँ, मेरे मन में सुकून नहीं है, या मेरे घर में तो शांति आ नहीं रही, या कभी कभी हम क्या करते हैं, हम बॉडी लेवल पे चले जाते हैं, मैं इतना सब कर रहा हूँ मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मेरे जीवन के तो चैलेंजेस कम ही नहीं हो रहे हैं। तो कभी कभी जो साधक इतने टाइम से साधना कर रहा होता है ना दोस्तों, वो भी रेस्टलेसनेस में चला जाता है। तो गुरुजी बताते हैं उसका रीजन ये होता है, जो उसके अंदर उसके संस्कार होते हैं, जिसको कि हम शैडोज बोलते हैं, जिसको मैंने बोला कि हम ट्रेट्स बोलते हैं, जो हमारी चेतना के अंदर होते हैं, वो उछाल मारते हैं। तो जब वो उछाल मारते हैं तो हमको लगेगा अरे इन सब में कुछ भी नहीं रखा हुआ, और हम ना बड़े रेस्टलेस हो जाते हैं। ऐसा लगता है करके भी मैं तो वहीं की वही हूँ, क्योंकि जब हम नेगेटिव उसमें होंगे तो हम अपने आप को सिर्फ नेगेटिव वे में ही देखेंगे। मैंने इतना कुछ करा, मुझे मिला क्या? कभी कभी कई लोग ये पूछते हैं, अरे मेरे को तो पहले भी ऐसे होता था, आज मुझे 2 साल हो गए, मुझे तो अभी भी ऐसे हो रहा है, मुझे तो ये नहीं दिख रहा, मुझे तो वो नहीं दिख रहा। तो वो क्या होता है कि जो उन्होंने रास्ता पकड़ा है, समझ उनको भी है कि आप खुद ही अपनी सोल प्रोग्रेस कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अपनी मेहनत का रिजल्ट ना मिलने की वजह से हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, मुझे क्या मिला, मुझे तो तब भी ऐसा होता था अब भी ऐसा हो रहा है। तो वो गुरुजी बोलते हैं वो ये सबसे, मतलब जो मैं कहूंगी, ये सबसे कठिन स्थिति हुई। पता है क्यों हुई? क्योंकि पहली स्थिति में आपके लिए क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इस स्थिति में आपको क्लैरिटी है, क्लैरिटी होके उस चीज को मेंटेन करना। तो ये हमें क्या करता है, ये हमें और गहराई में लेके जा रहा है और इंट्रोस्पेक्शन लेवल पे लेके जा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम इंट्रोस्पेक्ट करने की बजाय हम क्वेश्चन डालने शुरू कर देते हैं और हम अपने आप को उससे हटाने लग जाते हैं। तो गुरुजी बताते हैं अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चीजें हैं, ये जो रेस्टलेसनेस या जो उसके संस्कार से निकले ट्रेट्स हैं, ये उसको अपनी तरफ खींचेंगे और उसको आध्यात्मिकता से, उसके रास्ते से दूर करेंगे। तो इस टाइम पे उस साधक को क्या करना पड़ता है, अपने अंदर बैलेंस बना के चलना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ेगा, वो बैलेंस बना के इन चीजों के ऊपर चलेगा। गुरुजी बोलते हैं ये जो हम रिनंसिएशन की बात करते हैं, इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। हमने त्याग कर दिया, हमने इसको छोड़ दिया, इसको कर दिया, वो अपने आप में आपका अंत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक वाइज डिवोटी होगा, जो एक समझदार डिवोटी होता है, उसको क्या मालूम है कि मैं संसार में रहता हूं, तो मेरे को कौन सी मटेरियलिस्टिक चीजों का त्याग किस तरीके से करना है। मटेरियलिस्टिक चीजों के त्याग का मतलब ये थोड़ी ना है, खाएंगे नहीं, कपड़े नहीं पहनेंगे या कहीं आना जाना नहीं करेंगे, ये थोड़ी ना मतलब है। अब उसका मतलब तो हम काफी गहराई में समझते भी हैं कि हमारे को डिटैचमेंट में रहना है, हमारे को डिजायर और नीड का फर्क पता होना चाहिए, है ना, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि आपने ये नहीं है कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं है, लेकिन
हम वहां पे हर काम में, हर चीज में जो भी करते हैं हम उसमें सोल हैप्पीनेस को लेंगे। हम एक होड़ में नहीं रहेंगे। अब ज्यादातर क्या होता है, आप कुछ भी कर रहे हैं, मैं कहती हूँ आप अपना प्रोफेशन जॉब तो छोड़िए छोड़िए, अगर हम बात करें आप स्पिरिचुअलिटी में भी हैं, तो कभी कभी स्पिरिचुअलिटी में भी हम रेस में लग जाते हैं। हम किसी एक मार्ग पे टिक के नहीं रह सकते। हमें ऐसा लगने लग जाएगा, नहीं ये ऐसे करें वैसे करें, ये करें वो करें, इधर करें उधर करें, यहाँ नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को प्रोग्रेस करने का मौका ही नहीं देते हैं। और उसी कंफ्यूजन के अंदर जिन जगहों पे हमें नहीं रहना चाहिए उन जगहों पे हम रहने लग जाते हैं, और जिन जगहों पे हमें रहना चाहिए वहां से हम दूर चलना शुरू हो जाते हैं। आप क्या, हम क्या गलती करने लग जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। लेकिन वहां पे क्या होता है, हमारी ईगो हमें डोमिनेट करने लग जाती है, और हम सोल लेवल से डिसीजन जो है वो हम नहीं ले पाते हैं। तो वो ये बताते हैं, गुरुजी आगे ये कहते हैं कि आपको ये जो रिनंसिएशन करना है, ये आपको एक स्पिरिचुअल सिंसियर पर्सन की तरह करना है। और वो क्या करता है, वो ये बात जो कभी कभी मैं उसको बहुत सिंपल वे में बोलती हूँ कि सब कुछ मेरा और कुछ भी नहीं मेरा, ये पूरा संसार मेरा है और मेरा कुछ भी नहीं है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट बातें हैं। लेकिन उसके मतलब को समझना, आई मीन इट इज टू बी इन दी वर्ल्ड एंड येट नॉट ऑफ इट। इसी दुनिया में संसार में रहना है, रिश्तों में रहना है, अपने कर्म करने हैं, लेकिन उनके साथ हमारे को जो से कहते हैं ना, हमें जुड़ के नहीं रह जाना। हमें उस चीज के साथ एकदम जुड़ के नहीं रह जाना कि उसके बिना तो हमारा और कुछ है ही नहीं। तो गुरुजी बताते हैं, अब इससे भी जो आगे एडवांस, जो सुपर कॉन्शियसली अवेकन्ड मैन होते हैं, जो बहुत गहरे डीप और परसिस्टेंट लेवल के ऊपर जो मेडिटेशन करते हैं, उनको कोई वो नहीं, हमारी परिस्थितियां क्या हैं, हमारी जिम्मेवारियां क्या क्या हैं। हमको ऐसा लगेगा कि वो मटेरियल ऑब्जेक्ट से जो है वो लोग बिल्कुल जैसे नॉन अटैचमेंट के में चले गए हैं। लेकिन यदि उनके अंदर पे ये विचार आ जाते हैं तो वो भी उनसे अलग नहीं है। तो हमको यहाँ से क्या सीखना है, कभी कभी हम अपने आप को कैसे डिफाइन करने लग जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि मैं तो इतने घंटे मेडिटेशन करती हूँ, मैं तो ये पढ़ रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ। उस वो एक पैरामीटर नहीं है, वो एक एक्सटर्नल लेवल का पैरामीटर है। आप अपने आप को इंटरनल लेवल पे देखिए एंड देन जस्ट ट्राई टू मेक इट आउट कि मेरे भाव कैसे हैं, क्या मेरे अंदर अभी भी ये रेस्टलेसनेस आती है, क्या मेरे को अभी भी कंफ्यूजन होता है। तो ये चीजें हमें बताती हैं कि हमारे अंदर की जो असली वास्तविक स्थिति है वो हमारी कैसी है। तो इसी के साथ नाउ आई इनवाइट प्रियंका आएंगे, और नेक्स्ट वाला श्लोक जय नंबर 37। यस, जय जय गुरु गुरु जी। जी। श्लोक संख्या 37। तस्मान्नार्हार्य वयमिहन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवा। जय गुरु जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब ये वाला श्लोक हमें क्या बता रहा है, पता है ये वाले श्लोक में क्या कहा गया। वो बोलते हैं, ओ सोल, वी आर नॉट जस्टिफाइड इन slaughtering our senses, our sense habits, the offspring of our own mind. How could we benefit by destroying the senses through which alone the mind express itself? तो हमको अपने ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमको उनको मार नहीं देना है। अब देखिए यही तो असली हमारी तपस्या होती है। अगर मान लेते हैं आपको कोई चीज घर में परेशान करती है, कोई भी चीज आपको घर में परेशान करती है, मान लेते हैं कि किसी के घर में एक कोई पालतू बर्ड है या कोई पालतू पेट है, डॉग रखा हुआ है या तोता रखा हुआ है, और वो तोता बहुत बोलता है, बहुत बोलता है।
वो बंदा बड़ा इरिटेट होता है जब सोने लगता है, वो इतना बोल रहा है, या उनका जो डॉग है वो बहुत भौंकता है, बड़ी बार्किंग करता है। अब वो क्या करता है, वो बोलता है अपने घर के बाकी लोगों को कि इसको यहां से भेज दो, इसको यहां से भेज दो, फिर मेरे को चैन मिल जाएगा। तो वो कहेंगे ठीक है भाई, इसको यहाँ से निकाल देते हैं, इस इंसान को चैन मिल जाएगा। तो उसको टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए चैन मिलेगा। फिर कुछ समय बाद उसकी इंद्रियों में अगर कोई किसी की आवाज या कुछ होते हैं, कोई पड़ोसी है, वो कहता है भाई अब तो ऐसा दिल करता है कि घर ही चेंज कर ले। तो ये पॉइंट थोड़ा समझिए। हम क्या करते हैं, हम अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर, ये सुनने को मिल रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, तो मन में आता है ये चीज यहाँ से चली जाए या मैं यहाँ से चला जाऊं, मेरे को इसका सामना ना करना पड़े, तो मेरे जीवन में बहुत चैन है, हमको ऐसा लगता है। ये नहीं हमें करना। इसी तरीके से हमारे को अपनी इंद्रियों को थोड़ी ना काट के खत्म करके रख देना है, डेड बना देना है। अगर इंद्रियों का कोई रोल ना होता तो वो इंद्रियां हमें क्यों मिलती। जैसे कि लाइफ में चैलेंजेस क्यों आते हैं, वो हमारे लर्निंग के लिए आते हैं, हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं। इसी तरीके से वो ये बताते हैं, आप अगर फॉल्स रीजनिंग करेंगे किसी चीज की तो आप हमेशा रॉन्ग कंक्लूजन पे ही निकलेंगे। कभी कभी घर में ऐसा होता है, बच्चे या किसी के भी साथ हम कोई बात करते हैं, तो अगर सामने वाला इंसान, वो आपका बच्चा है या कोई भी है, वो अगर आपकी बात नहीं समझना चाहता, तो वो पता है क्या करेगा, फॉल्स रीजनिंग देगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, अपनी बात को जस्टिफाई करना है। वो क्या करेगा, आपको बोलने ही नहीं देगा, वो इतना ऊंचा बोलेगा, या जब आप बोल रहे हो तो वो वहां से उठ के चला जाएगा, कोई भी हो सकता है। तो वो क्या कर रहा है, वो फॉल्स रीजनिंग करेगा। फॉल्स रीजनिंग करने वाला इंसान जीवन में कभी राइट डिसीजन ले ही नहीं सकता, वो कंक्लूड करेगा ही नहीं, वो करेगा तो वो रॉन्ग कंक्लूड करेगा, वो कभी सही कंक्लूड करेगा ही नहीं, वो आपको बोलने का मौका ही नहीं देगा। तो ये चीज तो हमें समझ में आ जाती है। हाँ भाई देखो, वो ऐसे कर रहा है, मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ कि बंदा, फिर बंदा कहता है छोड़ो यार, वो समझ ही नहीं रहा तो छोड़ दो, हमें ये समझ में आता है। लेकिन जब ये चीज हम खुद अपने साथ करते हैं, तब हमें समझ नहीं आता। हमको लगता है मुझे कोई बात कहनी है, मुझे कोई बात कहनी है, परवीन जी को कहनी है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको वो बात बता रही हूँ कि देखो परवीन जी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन शायद मैं जो परवीन जी को करने के लिए कह रही हूँ, वो शायद रॉन्ग कंक्लूजन है। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो फॉल्स रीजनिंग पे हूँ, मुझे लगता है मैं जो सोच रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। अरे देखो, ऐसे ऐसे ये मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो परवीन जी आप मेरे साथ ऐसे कर लो। तो हम क्या करते हैं, फॉल्स रीजनिंग से रॉन्ग कंक्लूजन पे निकलते हैं। ये जो भगवत गीता की लाइन है कि हम फॉल्स रीजनिंग से रॉन्ग कंक्लूजन पे निकालते हैं, इस लाइन को मैं कहूंगी आप अंडरलाइन करके लिख के रख लेना। ये लाइन साइकोलॉजी का बेस है, स्पिरिचुअलिटी का बेस है, एनएलपी का बेस है, जीवन का बेस है ये। और हम लोग इतने माया जाल में रहते हैं कि अपनी आप को सही साबित करने के लिए हम इतनी फॉल्स रीजनिंग दे देंगे, हमारी ईगो आ जाती है, हमारी ईगो आ जाती है। वी डोंट आस्क फॉर हेल्प, हमें एक मदद चाहिए, हम नहीं मांगेंगे। हम कहेंगे वो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से मदद मांगना, सामने वाला मदद तो करता लेकिन नहीं, वो बाद में सोचता है देखो मैंने तुम्हारी कितनी मदद करी, ईगो आ जाती है। ये इतना, मैं कहती हूँ चैलेंजिंग ये लाइन है। इस लाइन के ऊपर मैंने इतना सोच विचार मनन इसको अपने जीवन में उतारा, और अभी भी उतार रही हूँ। मैं थोड़ी ना कोई परफेक्ट हूं, मैं भी तो आप लोगों की तरह ही हूँ। हम अपने अंदर इतनी फॉल्स रीजनिंग डालते हैं, अपनी ईगो को फीड करते हैं, अपनी ईगो को फीड करते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, कोई ऐसे करे तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। सोच के देखो हमने अपने आगे कितना बैरियर बनाया होता है। कोई मुझे ये कह दे मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, मैं वैसे कर लेती हूँ। ये क्या है? फॉल्स रीजनिंग।
अगर अभी तक इस रास्ते पे चलते हुए भी हम यहाँ खड़े हैं, मुझे ये अच्छा लगता है या मुझे नहीं अच्छा लगता, तो फिर आप खुद बताइए, क्या हम अपने सेंसेस की वो दीवारों से बाहर निकले हैं? बिल्कुल नहीं निकले हैं। हमको पता ही नहीं चलता है। और फिर हम पता है क्या कर रहे हैं? हम मेहनत किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो कभी सोचते हैं, पता नहीं मेरी वो वैसी वाली प्रोग्रेस नहीं हो रही, मेरे अंदर वो वैसे वाला सुकून नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम गीता को या जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं या जो विजडम होती है उसको पढ़ तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, श्रवण मनन मंथन ये तीनों स्टेप नहीं करते। यदि हम ये तीनों स्टेप करें, एक लाइन के ऊपर ये स्टेप करने में कभी कभी कितने साल बीत जाते हैं, एक लाइन के ऊपर, एक शब्द के ऊपर आपको कितने कितने साल महीने लग जाएंगे। और फिर आप कभी 5 साल बाद कहोगे, अभी भी मैं इस लाइन में परफेक्ट नहीं हुई। हम हजारों बुक पढ़ लें, हजारों बुक पढ़ लें, लेकिन यदि हमने उस चीज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो हमारा प्रोग्रेस कैसे होगा? अब देखो, गुरुजी ने उसके ऊपर बड़ी अच्छी एक बात बताई है। गुरुजी कहते हैं कि दो बच्चे थे। एक बच्चा क्या करता था, वो ना स्मोकिंग करता था और बड़ी कॉफी पीता था, लेकिन वो प्योर वेजिटेरियन था। स्मोकिंग करता था, कॉफी पीता था, लेकिन वेजिटेरियन था। जो दूसरा बच्चा था, वो स्मोकिंग नहीं करता था, कॉफी वगैरह ऐसे ड्रिंक भी नहीं लेता था, लेकिन वो नॉन वेज बहुत खाता था, वो हमेशा नॉन वेज खाता था। तो ये जो पहले वाला बच्चा है जो स्मोकिंग करता था और कॉफी पीता था, वो दूसरे बच्चे को कहता है कि मतलब तू कैसे किसी मरे हुए को खा सकता है, किसी को मार के तुम उसको कैसे खा सकते हो? बोलता है मेरे को तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि किसी को मार के हम उसके मीट को खाएं। कोई एक जिंदा जानवर है, जो भी है, गोट है, चिकन है, फिश है, उसको मारा जाए और उसको मार के खाया जाए, तो ये तो वो बात नहीं होगी कि अपनी बॉडी के अंदर भैया शमशान घाट है क्या, मरे हुओं को अंदर डालना, मरे हुओं को अंदर डाल रहे हैं, अरे ये कैसे होता है, ये तो मैं कर भी नहीं सकता। और तुम अपने शरीर को कितना खराब करते हो। साइंस भी बताती है कि हमारे दांत जो है वो हर्बीवोरस एनिमल वाले होते हैं, मतलब कि हम नॉनवेज खाने के दांत भी नहीं है हमारे पास, और हमारी आंत उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती है। तो ये तुम कैसे करते हो? किसी चीज को मार के तुम कैसे खाते हो? अब जो दूसरा दोस्त होता है, वो कहता है तो जो तुम कैबेज खाते हो, वो भी तो पेड़ पे उगती है। तुम उसको वहां से हटाते हो, फिर तुम उसको काटते हो, फिर तुम उसको उबालते हो, उसको आग पे डालते हो, और फिर तुम उसको खाते हो। तो तुम्हारे और मेरे में क्या फर्क है? तो ऐसे उनकी बहस चल रही होती है। वो कहता है देखो, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो ये तो प्रकृति का नियम है, तो मैं हमने मार के खा लिया, तो हमने उसके अंदर क्या गलत कर दिया? तो गुरुजी यहाँ पे डिसीजन नहीं दे रहे हैं, गुरुजी ये बता रहे हैं कि देखो, अब वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो आर्गुमेंट कर रहे हैं। वो आर्गुमेंट कैसे कर रहे हैं? जो उनकी हैबिट्स हैं उसके बेसिस पे कर रहे हैं। मुझको नॉनवेज खाना है तो मैं बोल रही हूँ तुम भी तो पौधों को काट के, उबाल के, पका के खाते हो, और ये तो प्रकृति का नियम है, नहीं तो देखो ये लोग हमें खा जाएंगे, कुछ भी हम बातें करते हैं। तो गुरु जी ये बताना आपको चाह रहे हैं कि ये जो दो बच्चे हैं, ये आप ही के अंदर हैं, ये हमारे ही अंदर होते हैं। मैंने इस लर्निंग को अपने जीवन में पता है कैसे लिया है, कि स्पिरिचुअल एंगल पे यदि कोई काम करना है, तो फिर तो वो मुझे करना ही करना है। मेरे पास अगर उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं अपनी इंटेंशन यूनिवर्स में डालती हूँ, अपने आप वो साधन बन जाते हैं। क्योंकि ये जो दो बच्चे अंदर चलते हैं ना, ये बड़ा तंग करते हैं। इन दो बच्चों ने कभी कभी कहीं, जैसे मेरे को है कि मेरे को वहां जाना है, वो मुझे नहीं जाने देते। वो एक बार एक मुझे इतने रीजंस बता देंगे कि मैं नहीं जा पाती हूँ। फिर मैंने ये देखा कि मैं ये दोनों बच्चों को बात ही क्यों करने देती हूँ अपने अंदर, बात ही क्यों करने देती हूँ नाउ। और शुरू से हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी,
डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऐसे लेने का मतलब ये नहीं है गलत डिसीजन ले लो। यहाँ पे जब आप उसको इंटेलेक्ट लेवल से सोचोगे ना, वो आपको सही डिसीजन देगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। आपके पास ये रॉन्ग रीजनिंग और जस्टिफिकेशन नहीं होंगे कि आप रॉन्ग कंक्लूजन निकालो। अगर मान लेते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे मुझे कहीं जाना है, और मुझे आज पता है उस पर्टिकुलर डेट पे कोई मेरे बच्चे का पेपर है, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि उसकी पढ़ाई में मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है, और उसको आने जाने में मेरा कोई रोल नहीं है। अगर मैं उस बच्चे से पूछती हूँ, वो मुझे कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है, तो अब मेरे को लगेगा नाउ आई कैन गो ओवर देयर। अगर वो बच्चा मेरा छोटा है, उसको मुझे पढ़ाना है, उसको मुझे सब कुछ करना है, और मुझे कोई अगर दूसरा बंदा नहीं मिल रहा सब्स्टिट्यूट, तब मैं कहूंगी कि नहीं अभी मेरा बच्चे के पास होना जरूरी है। तीसरी चीज इसमें और आती है कि मुझे जाना जरूरी है, अब वो बच्चा भी है, तो मैं देखूंगी कि क्या कोई और है जो मेरा वो रोल कर सकता है। अगर वो कर सकता है, हम जाएंगे। तो हम क्या करने लग जाते हैं, हम ये जो रॉन्ग रीजनिंग देने लग जाते हैं ना, इससे पता है हम अपने आप को बहुत गलत लेवल पे ले जाते हैं, बहुत गलत लेवल पे। कई बार आप देखना, आप हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं या करने लग जाते हैं, मैं ये करना चाहती थी, लेकिन हो सकता है वो मेरे सोल प्रोग्रेस के लिए कुछ भी नहीं, रोल उसका कोई रोल ही नहीं है। और जो मेरे को सोल प्रोग्रेस के लिए करना चाहिए, उसके लिए मैं बड़ी सारी रीजनिंग लगा देती हूँ, ये मैं क्यों नहीं कर पा रही, ये ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो गुरु जी हमें ये बता रहे हैं कि ये जो हमारी चेतना होती है, इसमें भी साइकोलॉजिकल रोल्स होते हैं, अलग अलग स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर। ये पॉइंट मैं थोड़ा और अच्छे से बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी से पहले जुड़ी हूँ, साइकोलॉजी से बाद में जुड़ी। मैं स्पिरिचुअलिटी से पहले जुड़ी हूँ, साइकोलॉजी से तो मैं बहुत बाद में जुड़ी हूँ। और मैंने क्या देखा कि यदि हम अपनी साइकोलॉजी में स्पिरिचुअलिटी को डालते हैं, तो जबरदस्त रिजल्ट निकलते हैं, जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। और मैंने इस चीज को अनुभव किया है, कैसे हमारी चेतना का लेवल इंक्रीज होता है। Expansion of consciousness is, it is not just about doing your meditation, it is all about, how you think। आपने अपने अंदर क्या चीजें कल्टीवेट कर ली हैं, किन चीजों को निकाला है, कैसे ट्रांसम्यूट किया है, आपने अपने डिजायर को कैसे ट्रांसम्यूट किया है। आपके अंदर गिल्ट है, आपके अंदर हेट है, आपके अंदर जेलसी है, उसको कैसे ट्रांसम्यूट किया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर कैसी सोल लेवल की जो गुण है, परमात्मा के गुण, वो डेवलप हुए हैं कि नहीं। हम बोलते हैं नहीं, मेरे में अनकंडीशनल लव है, मैं तो बड़े लव जॉय में रहती हूँ। आस्क योर सेल्फ, एनालाइज योर सेल्फ, इज इट सो? 24/7 वो गुण कैरी रहता है? इस बात का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे गुरुजी क्या बता रहे हैं, गुरुजी कहते हैं कि हम क्या करते हैं, जब मेरी आत्मा मेरी गुड हैबिट्स को लेगी, मेरे अच्छे संस्कारों को वो पकड़ती है, that time I will be more into doing good actions, I will be into unconditional love, I will be feeling more compassion, मेरे अंदर ये भाव बड़े अच्छे रहेंगे, आई विल बी इन स्टेट ऑफ ब्लिस, मैं बड़ी उसमें सत्य चित्त आनंद, हम उस स्थिति के अंदर रहेंगे। लेकिन जब मेरा रुख थोड़ा नेगेटिव चीजों की तरफ हुआ, बैड हैबिट्स की तरफ चला गया, देन आई विल बी लीनिंग टुवर्ड्स इविल, मैं उन चीजों की तरफ ज्यादा जाऊंगी। तो डिवोटी हम खुद ही अपने दोस्त हैं, खुद ही अपने दुश्मन हैं। ये परिस्थितियों का हम बहाना लेते हैं, सिर्फ बहाना लेते हैं हम परिस्थितियों का। अगर ध्यान से सोचेंगे, हम खुद के ही दोस्त हैं, हम खुद के ही दुश्मन रहते हैं। तो मेरा कौन सा जो संस्कार है वो एक्टिव हुआ है, अगर मुझे ये समझ में आ जाए,
इस समय मेरा बैड संस्कार एक्टिव हुआ है और वो मेरे को नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, वो मेरे अंदर कंफ्यूजन डाल रहा है, वो मुझे मेरे रास्ते से हटा रहा है, then I should have the power to control it. ना कि वो मेरे ऊपर एम्पावर कर ले, मुझे उसके ऊपर करना है। तो यहाँ पे पता है गुरुजी की एक मुझे बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल लर्निंग लगती है, जो मैं कहूंगी हर समय अपने आप को साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर हमें एनालाइज करना चाहिए। हमारे अंदर गुड एक्शन भी है, बैड एक्शन भी है, लेकिन जो इंसान सीखना नहीं चाहता वो कभी भी नहीं सीखेगा। लेकिन जिस इंसान को सीखना है, कहते हैं ना, ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक, बिफोर यू एक्ट। मैं सोच क्या रही हूँ, अरे नहीं ये तो मैं बैड सोच रही हूँ, तो मेरे अंदर वो संस्कार जाग रहे, नहीं उसको तुरंत ट्रांसम्यूट कर दीजिए, उसका रिवर्स सोचना शुरू कर दीजिए। तो हम खुद देखते हैं हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आ जाते हैं। ये जो है, बैठे बिठाए आप सोचोगे, अरे वो बंदा ऐसा कर रहा होगा, वैसा उसने ऐसा किया, उसने, हम अपनी इतनी एनर्जी लगा देते हैं उन बातों के ऊपर, डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारे में चिढ़ है, हम, मैं तो ये कहती हूँ, भाई हम क्या डिटेक्टिव है, हर बात की गहराई तक जाना, हम क्या डिटेक्टिव है, अपनी गहराई में चले जाए तो उद्धार कर लेंगे अपना। तो ये चीजें हमें लेट गो कर देनी चाहिए। धीरे धीरे जब हम अभ्यास करेंगे तो हम इन चीजों में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और गुरुजी ये भी बोलते हैं, सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर तो कुछ है ही नहीं है। अपने आप को अपने आप से जोड़ना है। तो अपने आप को अपने आप से जोड़ने के लिए, यानी कि ये जो बॉडी का रूप है, इसको हमारे को अपनी एकदम, कहते हैं ना, अपनी प्योरिटी से, सोर्स से जोड़ने के लिए हमारे को इन चीजों को अपने अंदर से निकालना चाहिए। और ये प्रयास सिर्फ और सिर्फ हम ही कर सकते हैं। ओके जी, नाउ आई इनवाइट संगीता फॉर श्लोक नंबर 40 एंड 41। यस बच्चे। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए, सभी के, नॉट अरे ओनली मी, सभी के कंफ्यूजन दूर कर दिए। थैंक यू बच्चे। तो आइए इसी अध्याय के श्लोक संख्या 40 और 41 को सुनते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलं कृतस्म धर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवत् कृष्ण, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेर्य जायते वर्णशङ्करः। जय गुरु जी। वेरी नाइस संगीता, ब्यूटीफुल। तो अब ये जो दो श्लोक हैं, अब पता है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें अगर हम इसको समझेंगे ही ना, तो हम कहीं उसका गलत मीनिंग ना ले लें। इस श्लोक में पता है क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है, लाइक मैं एक लाइन इंग्लिश में बोलूंगी, बाय डिस्ट्रॉइंग द फैमिली मेंबर्स ऑफ सेंस इंक्लिनेशन, द एज ओल्ड सेंस रिचुअल्स, धर्मा ऑफ द फैमिली ऑफ कॉन्शियसनेस विल फेड अवे। हमने पिछले उसके अंदर मैंने बताया था, हमारे ग्रैंडफादर लिगेसी, तो मैंने समझाया था कि वो हमारी खुद की जो ट्रेड्स हैं, जो हम अपने डीएनए में लेके घूमते रहते हैं, हम उनको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर काफी लोग जो मुझे तो याद भी नहीं हमने कितनी करी है, जो डीएनए की वर्कशॉप जिन लोगों ने करी है, तो उनको मालूम है कि सच में डीएनए एक्टिवेट होता है, वो चीजें हमारी चेंज होती हैं, हम उसको कितनी गहराई से करते हैं। तो वो बता रहे हैं कि जो हमारे वो पुराने रिचुअल्स होते हैं, अगर हम उनको धीरे धीरे पुराने रिचुअल्स को हटाते जाएं, तो ये जो हमारी एक फैमिली ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, फैमिली ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमारी पुरानी एक हेरिटेज, चेतना की, जो हम लेकर आ रहे हैं, वो फेड अवे हो जाती है। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं लेके चलना, मैं हम यहाँ पे ये अपनी बात कर रहे हैं कि जो हम थे वही रहना है क्या, नहीं ना। जो हम थे हमें उसको इम्प्रूव करना है, और हमारे को क्या करना है, हमारे को आगे बढ़ना है। तो ये जो यहाँ पे बात करी गई है फैमिली की, तो ये फैमिली कौन सी है,
बॉडी लेवल की फैमिली मत देखो कि हम क्या देख रहे हैं, मेरे माँ बाप भाई बहन, ये नहीं, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इनर और आउटर फोर्सेस, किसके, हमारे कॉग्निशन के, मेंटल प्रोसेस के, और हमारी एक्सप्रेशन के, जो हम व्यक्त करते हैं। इसको ध्यान से समझिए, जो हम फैमिली की बात कर रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट अवर ओन इनर एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ कॉग्निशन एंड एक्सप्रेशन। ये कॉग्निशन मेंटल प्रोसेस, और एक्सप्रेशन जिस चीज को हम व्यक्त करते हैं। जब हम किसी चीज को व्यक्त करते हैं तो उसमें क्या होता है, ईगो, वो हमारा पर्सनालिटी ट्रेट है, वो उसमें रहेगा। और वो हमारे उस एनवायरनमेंट को में हम जो जो भी हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। दिस थिंग इज वेरी वेरी, दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाँ, ये कैसा होता है। अब ये हमारे मेंबर ऑफ फैमिली क्या है, तो देखिए कुल मिला के तो 17 होते हैं, लेकिन 15 की अगर अभी मैं बात करूं तो आपको पता ही है। अब हम क्या करते हैं, हम तो ये देखते रहते हैं, ओ मेरी फैमिली में वो ऐसा है, वो वैसा है, वो यूं बोलता है, वो ऐसे करता है, अरे मेरे लॉज ऐसे हैं, अरे मेरे फादर बड़े पार्शल हैं, अरे मेरी बहन बड़ी कनिंग है। हम ऐसे सोचते हैं, नहीं मेरा ये बड़ा अच्छा है, मेरा वो अच्छा है, लेकिन वो नहीं अच्छा, हम ऐसे करके सोचते रहते हैं। लेकिन फैमिली का है, ये जो ये वाला फैमिली लेके घूम रहे हैं उस पर तो कभी ध्यान ही नहीं किया। तो अरे 15 लोग 17 लोगों की फैमिली लेके घूमते हैं, तो तत्व है जो हमने समझे थे, तो वो कौन कौन से हैं। पहले तो हम लगा लेते हमारी 5, ये जो हमारे सेंसेस है हमारे परसेप्शन के, ये भी तो मेंबर्स हैं हमारे 5 मेन। हमारी आंखें, कान, नाक, सुनना, स्पर्श करना, मेन चीज हमारी ये है। और उसके बाद हमारे क्या थे, ये 5 हमारे सेंसेस जो एक्शन के हैं, जैसे कि जो हम काम करते हैं, स्पीच करना, लोकोमेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रोक्रिएशन, संतान उत्पत्ति करना, एक्सक्रिएशन, ये 5 हमारे, ये तो 10 तो ये हो गए। और 5 हमारे अंदर क्या होती हैं, लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति जो सूक्ष्म शरीर और हमारे इस फिजिकल शरीर को जोड़ के रखती है, वो प्राण शक्ति निकलती है तो वो एस्ट्रल बॉडी यहां से बाहर निकल जाती है। अगर सीक्रेट बताऊं तो अपनी सोल प्रोग्रेस के लिए हमें हमारे एस्ट्रल बॉडी के ऊपर बड़ा काम करना चाहिए। उससे हमारी सोल प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अब उसके भी हमारे फोर्सेस होते हैं, वो जो 5 वायु हम बोलेंगे, मेटाबोलाइजिंग है, सर्कुलेटिंग है, एसिमिलेटिंग है, एलिमिनेटिंग एंड क्रिस्टलाइजिंग, ये 5, ये। और अब इसके साथ हेड ऑफ द फैमिली कौन है, वो है इंटेलिजेंस। हमारा हेड ऑफ द फैमिली जो है वो है इंटेलिजेंस। अब क्या होता है, अब सोच के देखिए, बाहर क्या होता है, जो भीतर होता है। कई घरों में क्या होता है, कहने को सो कॉल्ड वो हेड ऑफ द फैमिली है, लेकिन उसके हाथ में कोई पावर नहीं होती है, वो बिल्कुल दब के रहता है सबसे। और कभी कभी क्या होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो बहुत, सो कॉल्ड बॉडी लेवल पे वो बहुत नेगेटिव बिहेव करता है। ये लर्निंग हमको लेनी है। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसा हो रहा है, अगर आपको लगता है वो हेड ऑफ द फैमिली है, वो आपको बहुत डोमिनेट करता है, तो देखो, यू नीड टू वर्क ऑन योर इंटेलेक्ट लेवल। दिस लाइक, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है हमारा, इस फैमिली को संभालिए। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। इस फैमिली के ऊपर, ये जो हमारी बॉडी फैमिली है, हम इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आपको फिजिकल बॉडी में चेंज, जो फिजिकल फैमिली है उसमें चेंजेस भी दिखने लग जाएंगे। लेकिन शर्त एक है, ये एक्सपेक्टेशन रख के मत चलना। ये एक्सपेक्टेशन रख के चलेंगे तो हम अपने आप को बॉडी लेवल के साथ जोड़ के रख देते हैं। ड्रॉप ऑल योर एक्सपेक्टेशन, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। मैं एक स्टेज में सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्ट करती थी। मेरे को डेट याद है, 13 जनवरी 1991, जिस दिन मैंने किसी से भी एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था। 13 जनवरी 1991,
गुरुजी के स्पेशल एक उससे मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था। उसके बाद शायद मे बी 15 साल तो और शायद लगे ही होंगे। अब मैं अपने आप से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। नो एक्सपेक्टेशन, नो एक्सपेक्टेशन। और सच कह रही हूँ, लाइफ बड़ी इजी हो गई है, बड़ी कंफर्टेबल। मैं किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। मैं अपने से भी नहीं करती हूँ अब। अपने से ना करने में भी आई टुक लाइक मेनी इयर्स। आई टुक मेनी इयर्स टू मेक इट आउट हाउ टू स्टॉप दिस थिंग। ये एक दिन की बात नहीं है। जिस इंसान ने इस चीज को 15 से 20 सालों में करा होगा, उसके लिए मैं एक वर्ड या एक तरीका, एक टिप नहीं बता सकती। जैसे विल पावर को इंप्रूव करने के लिए मैं कभी नहीं बताऊंगी हाउ टू इंप्रूव योर विल पावर। वो लर्निंग है, वो सीखने से सीखोगे कि विल पावर को कैसे इंप्रूव करना है। सो ये हमें एक ध्यान में देना पड़ता है। और हम बात करते हैं, आप अपना धर्म निभाइए। धर्म डज नॉट मीन योर रिलीजन। स्पिरिचुअल लोगों के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो कुछ है ही नहीं है। तो धर्म का क्या मतलब है? धर्म को हम रिलीजन बोल देते हैं, या हम उसको ड्यूटी बोल देते हैं, है ना। ये ड्यूटी है, इस ड्यूटी को निभाइए। तो रिलीजन को हटा के ड्यूटी पे आइए। मेरी ड्यूटी क्या, लेकिन वहां पे भी क्या गलती होती है, हम उस ड्यूटी को रिलीजन से जोड़ देते हैं। ये दिन है तो मुझे ऐसा करना है, वो दिन है तो मुझे वैसा करना है। तो हम अपने प्रति, इस फैमिली के प्रति ड्यूटी को छोड़ के हम रिचुअल्स ड्यूटीज में लग जाते हैं। तो फिर उसको भी थोड़ा आगे और रिफाइंड कीजिए। धर्म का मतलब लेके चलिए राइटियसनेस। जो सत्य है, वो जो ड्यूटी होगी, वो मेरे लिए भी वही होगी, वो आपके लिए भी वही होगी, इसके लिए भी वो होगी, उसके लिए भी वो होगी। वो किसी के लिए बदल नहीं सकती है। वहां पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं आएगा। वहां पे आप बॉडी लेवल की बात नहीं करोगे। सो जब हम इस नेचुरल राइटियसनेस के ऊपर आते हैं, उसको निभाना शुरू करते हैं, तो आपकी जो जो भी हमारे जीवन में सफरिंग होती है, हम उनसे बचते हैं और हम साल्वेशन, मोक्ष की तरफ जाते हैं। सफरिंग से कैसे बचते हैं, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताना चाहूंगी। मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया, मेरा हाथ कट गया, तो मुझे पेन तो होगी, इट इज बट ऑब्वियस, आई विल बी इन पेन। बट आई कीप ऑन रिवाइंडिंग दिस थिंग इन माई माइंड। ओ उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो आई विल बी कीपिंग माई सेल्फ इन सफरिंग। मैं अपने आप को सफरिंग में रखूंगी। अरे हम तो ये तक याद रखते हैं, 20 साल पहले उसने मुझे ये कहा था। पता है, जब मेरी शादी होकर आई थी तो दूसरे दिन उन्होंने ऐसा किया। अरे उसने मुझे ये बात कही है, ये बात तो मेरे दिल से नहीं निकलती। मैं निभा तो रही हूँ, नहीं मेरे दिल से नहीं निकल रही है। सोच के देखिए क्या कर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं। जिस दिन आप सामने वाले को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे द वे ही और शी इज। मैं अपनी प्रोग्रेस के लिए आई हूँ, आई एम वेरी सॉरी टू से। मेरा लाइफ पार्टनर भी है, मैं उसकी प्रोग्रेस के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपनी प्रोग्रेस के लिए आई हूँ। स्टार्ट एक्सेप्टिंग लाइक योर पार्टनर और जो भी फैमिली मेंबर है द वे ही और शी इज। आप नोटिस करेंगे उसी दिन आपके अंदर 50% चेंज आ जाएगा। तो अब बाकी 50% क्या करना है, वो नहीं बदल सकता। अब जो बातें हो रही हैं, आप उस पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। मेक इट एज योर धर्म, राइटियसनेस बिहेवियर। यहां तक ये सुनने में बड़ा इजी लगता है ना। जब करते हैं तब पता चलता है। मैंने भी ये करा, इसको मैंने करके जब देखा, कई चीजें, कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम उनको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन आ जाती है। तो इसीलिए पहले क्या ड्रॉप की थी, एक्सपेक्टेशन। 91 से पहले मैं एक्सपेक्ट करती थी, मेरी एक्सपेक्टेशन होती थी। लेकिन जब मैंने एक्सपेक्टेशन को ड्रॉप करना शुरू कर दिया, तो मेरे अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ गई। मेरे अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ गई। जो जैसा है उसको ऐसा लिया। तो
तो जब वो एक्सेप्टेंस बढ़ी तो लाइफ से सफरिंग निकल गई, मुझे क्लैरिटी आ गई कि मेरे को कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया मुझे कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे मैं बैठी हूँ। सामने वाले को लगेगा ये सुन रही है, जहां मुझे आता है मैं सुनती भी नहीं हूँ, मैं कान में भी नहीं डालती, यहाँ से बातें निकालती हूँ। कहाँ मुझे सुनना है कहाँ मुझे क्या करना है। तो ये सीक्वेंस होते हैं हमारे बढ़ने के लिए। तो जो मेरे को सीक्वेंस जो मुझे समझ में आया हुआ है वो यहीं से आया है कि सबसे पहले आप अपने एक्सपेक्टेशन को ड्रॉप कीजिए। जब आप एक्सेप्ट अपने दूसरे से उम्मीद रखना छोड़ देते हैं, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है दूसरे को एज इट इज लेने की। और फिर उसके बाद धीरे धीरे, इतना इजी नहीं है कि तीन तीन स्टेप्स बोल रही तो 3 दिन में होगा, नहीं टाइम लगेगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम इंटेलेक्ट लेवल से डिसीजन लेने लग जाते हैं। हमको ऐसा लगता है मैं इंटेलेक्ट लेवल से डिसीजन लेती हूँ, ठीक है, वो स्थिति तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। बहुत कभी कभी हम अपनी ईगो को फीड करते हैं मैं इंटेलेक्ट लेवल से डिसीजन ले रही हूँ, जबकि वो डिसीजन सही नहीं होता है। बट वही, हम सब यहाँ सीखने आए हैं तो धीरे धीरे हम सीख ही रहे हैं। तो गुरुजी ये बताते हैं कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, it is to be destroyed by the devotee are not the senses themselves but their offsprings or inclination। आपको सिर्फ सेंसेस और उसको नहीं डिस्ट्रॉय कर देना, उनसे जो आपका भाव निकलता है, आपने उन भावों तक जाना है, वो भाव ही ना आए। सिर्फ ये मैं ये नहीं कहती, अरे मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, मैं नॉनवेज नहीं खाती, नहीं नहीं मैं नहीं अब खाती, मैं नहीं खाती, लेकिन 2 महीने के बाद भाई दिल कर रहा है, आप समझ रहे हो, तो आपको भाव है भी अंदर। इसीलिए मैं ये कहती हूँ अपने को समय दीजिए। कोई कहता है मुझसे नॉनवेज नहीं छोड़ा जाता, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मत छोड़िए, मत छोड़िए, मेडिटेशन कीजिए, इस रास्ते पे रहिए। मैं ये चाहती हूँ कि उसके अंदर भाव जागे पहले। भाव कब जागेगा? जब वो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेगा। वो इंसान खा ही नहीं पाएगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे कहने से तू अभी छोड़ अभी छोड़, उसने छोड़ दिया, 1 साल बाद वो कहता है मुझसे नहीं रहा जा रहा, उसको क्रेविंग हो रही है। तो फिर आपको लगता है उस क्रेविंग के साथ वो मेडिटेशन कर पाएंगे या वो उस रास्ते पे रह पाएंगे? भाव, भाव को भाव पे, भाव हमें भावनाओं में भगाता है, बह देता है, हमें उस पे काम करना चाहिए। तो हमारी दो ही चीजें हैं, या मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट के पीछे हम रहेंगे, या सटल ऑब्जेक्ट्स जो सूक्ष्म ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सूक्ष्म जगत में होते हैं, हम उन पे रहेंगे। तो ये जो हमारे 10 सेंसेस हैं परसेप्शन के और एक्शन के ऊपर, और ये जो हमारे 5 लाइफ फोर्सेस मैंने बताए हैं, तो इनके साथ दो चीजें क्या है, माइंड और इंटेलेक्ट। मेरा माइंड सेंसेस के ऊपर रह के डिसीजन लेता है कि इंटेलेक्ट लेवल पे लेता है। यही तो सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई है सुनने में जो हमें करनी है। और इस लड़ाई की जीत होती है जब हम सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते के ऊपर जाते हैं। जब हम रियलाइजेशन पे जाते हैं तो पता है हमारे अंदर एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर जागनी शुरू होती है, क्लियर वॉइंट बन जाती हैं। मतलब दूर से बातों को आंखें बंद करके आपको वो दृश्य दिखने शुरू हो जाते हैं, आप चीजों को अलग से सेंस कर पाते हैं, वो अंदर की इंद्रियां हमारी डेवलप हो जाती हैं। और फिर अपने से भय निकल जाता है, बॉडी लेवल का डर निकल जाता है, सही गलत डुअलिटी के चक्कर से जो है वो हम बाहर हो जाते हैं। तो इसको, ये पार्ट को समझना जो है, मतलब मैं समझती हूँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ आज के पहले अध्याय का अंतिम श्लोक, जिसके साथ आज हमारा अध्याय नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए बड़े प्यार से आई इनवाइट प्रवीण जी। यस प्रवीण जी। थैंक यू मैम। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरैः चापं शोकसंविघ्नमानसः। वेरी थैंक यू नाइस, सो वेरी मच। नाइस, वेरी नाइस। तो
अब यहाँ पे थोड़ा सेल्फ कंट्रोल के ऊपर जो है वो बात की जा रही है कि किस तरीके से करें। अब देखिए, गुरुजी बताते हैं कि कई बारी क्या होता है, मतलब इस तरीके से हो जाता है कि हमारे अंदर डाउट्स आते हैं। शुरू शुरू में बड़े डाउट, शुरू में क्या कुछ सालों तक तो डाउट्स ही आते रहते हैं, उसी को हम क्लियर करते रहते हैं। तो पता है उनको डाउट्स को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पिरिचुअल पावर बढ़ानी पड़ती है। जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती रहेगी आपके डाउट्स कम होंगे। स्पिरिचुअल पावर डज नॉट मीन एनी पोजिशन पावर, मनी पावर, ये वो चीज नहीं है। स्पिरिचुअल पावर आपकी विजडम की पावर है। प्रश्न ही नहीं रहते हैं, प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब कई लोग होते हैं जिनके अंदर सिर्फ कुछ प्रश्न होते हैं, और कई होते हैं उनके अंदर बड़े प्रश्न होते हैं। वो बंदा कहता है मेरे में प्रश्न नहीं है, तो उसके अंदर ऑलरेडी स्पिरिचुअल पावर है, उसको काफी क्लैरिटी है, उसको कुछ थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो उसको समझनी है, उसको ऐसा। तो ये कोई सही गलत नहीं है, ये तो हमारी आत्मा की स्थिति है, उस हिसाब से हमारे अंदर प्रश्न और वो चीज रहते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर एक डाउट आएगा, आई एम नॉट फिट फॉर दिस बैटल, मे बी दिस इज नॉट माई राइट टाइम, मेरा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का भी ये टाइम नहीं है। ओ दिस इज द वे आई एम मोर इनटू मटेरियलिस्टिक थिंग्स। नहीं नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तो वो बंदा कहेगा मैं इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हूँ। अब एक बात बताओ, किसी भी देश में इतनी सारी पॉपुलेशन होती है, सभी को थोड़ी ना आर्मी में डाल देते हैं, है ना। उसमें से कोई लोग पसंद करते हैं, वो आर्मी में जा रहा है, कोई एयरफोर्स में जा रहा है, कोई नेवी में जा रहा है ना। युद्ध के लिए वो लोग प्रिपेयर किए जाते हैं, सारे तो लोग नहीं चल चल पड़ते। तो कभी कभी गुरुजी बोलते हैं कि आप, हमको ऐसा लगेगा नो आई एम नॉट फिट फॉर दिस बैटल। तो क्या होता है, जिस इंसान में बड़ा ग्रीफ है, दुख है, बड़ी सारी उसके अंदर ऐसी चीजें हैं, तो वो क्या करता है, वो चाह के भी कुछ चीजों को पार नहीं कर पाता है, वो इस युद्ध में नहीं पड़ेगा, वो सरेंडर करता है। हम कहेंगे सरेंडर करना तो अच्छा, लड़ाई नहीं हो रही, समझौता कर रहे हो, लेकिन ये युद्ध ऐसा है जिसके ऊपर सरेंडर करेंगे तो ईगो का सरेंडर करना है। ये नहीं कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं करी और हम सरेंडर करके बैठ गए, जो हो रहा है जैसे हो रहा है ठीक है, क्या करना है, ये क्या करना, वो क्या करना। तो यदि जैसे ये बोला जाता है कि हम एक रथ में होते हैं, तो वो रथ किसके बारे में बताता है, वो हमारी इंट्यूटिव परसेप्शंस है ना। और वो जो जैसे बोलते हैं ना शरीर को रथ की तरह लेते हैं, तो वो हमारी इंट्यूटिव परसेप्शन है। और जो व्हीकल है जिसमें वो जो डिवोटी होता है, जहां पे वो अपनी बुद्धिमत्ता के फोर्सेस को इस्तेमाल करेगा, वो उसकी एक साइकोलॉजिकल और मेटाफिजिकल बैटल चलती है, वो उसका एक युद्ध चलता है सेंसेस के साथ। ये काम मैं सेंस के इन्फ्लुएंस में कर रहा हूँ कि ये मैं अपने इंटेलेक्ट के उसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो जो चीज है वो हमारे को खुद को सेटल करनी पड़ती है। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं इस घर में पैदा हुई, ये मेरा जो भी है। नहीं, ये हम एक्सक्यूजेस ले रहे हैं। हम उस बैटल को जीतना ही नहीं चाहते। हमको लगता है बैटल में जीतने का मतलब ये है कि ये बंदा मेरी बात सुने, जो मैं कह रही हूँ वो करे। ये जो आपके अंदर ये जो चल रहा है उसको सेट ऑफ करना, दैट इज द मेन, विक्ट्री। वो हमारी असली जीत है, हमारी उस बैटल, तो उस युद्ध की। अगर कोई डिवोटी है, अगर हमें ऐसा लगता है कि वो तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा, तो वो क्यों नहीं करता, इस रास्ते पे हम प्रोग्रेस क्यों नहीं करते हैं, तो इसका सिर्फ 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 एक ही उत्तर है, वो है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जब हम अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते। सेल्फ कंट्रोल क्या है, हमें बातों को रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है, हमें सेंसेस में नहीं बहना, हमें डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज से डिसीजन लेने हैं। हम सेल्फ कंट्रोल में तो चूक जाते हैं, मैं इतना क्यों सहूं। आपकी चॉइस है, आपको सोल प्रोग्रेस करनी है तो आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको नहीं करनी है छोड़ दीजिए। हमको ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी में आके कहीं मैं टिमिड तो नहीं हो गई, मैं कमजोर तो नहीं पड़ गई, सामने वाला जीती जा रहा है वो कुछ भी। दिस इज अप टू यू, दिस इज अप टू यू हाउ मच सेल्फ कंट्रोल यू कैन कीप।
सेल्फ कंट्रोल मैं कहूंगी बॉडी लेवल पे भी है, माइंड लेवल पे भी है, आपके इमोशन लेवल पे है, आपके सोल लेवल पे है। आप सोचते कैसा है, आप करते कैसा है। कई बारी स्पिरिचुअल रास्ते पे आके भी सेल्फ कंट्रोल ना रखने की वजह से हम एक रेस में लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमको लगता है ओ मैं तो आध्यात्मिक मार्ग पे आ गई। सेल्फ कंट्रोल हर बार मन में बात आ रही है, मैं बोल नहीं रही, ये सेल्फ कंट्रोल है। अभी बताया भावों तक जाना है, वो बात ही ना आए। किसी ने कुछ कहा, आपको अच्छा नहीं लगा, आपके मन में उसको बुरा करने का भावना आए। आपके मन में ये मत आए अब ये पीछे हटे, ये मुझे कह रहा है ऐसे नहीं करो, मैं तो ऐसे ही करूंगी। आपके अंदर आपकी बुद्धिमत्ता जागनी चाहिए कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये मुझे एक सिग्नल की तरह लेना है और मुझे इसको क्या करना है। तो सबसे बड़ी चीज गुरु जी कहते हैं व्हेन देयर इज यू नो आपके पास सेल्फ कंट्रोल का जो आपका हथियार है, जब वो खत्म हो जाता है, जब वो नष्ट हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। जब तक आप सेल्फ कंट्रोल सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, आप किसी भी तरीके की स्पेक्टकुलर टाइप की अचीवमेंट इस मार्ग पे नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मेडिटेट नहीं हो रहा, आज नहीं हो रहा, कल कर लेंगे। अरे मेरे को ना कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा, या हमें कहीं मौका भी मिल रहा है तो अरे छोड़ो ना, अभी क्या, अभी ये कर लेंगे। प्रायोरिटीज नहीं बना पाते, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। हमको भी पता है मेरा इतने बजे सेशन है खाना बनाना, तो ठीक है आज मैं आधा घंटा पहले खाना बना लूंगी, है ना। हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे। तो ये जो बातें होती हैं, जो हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं रखती हैं, जो हमारे में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखेंगी, वो कभी भी पता है हमें इस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो यहाँ पे हम ये समझे हैं इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर युद्ध स्थल का है, अपने अंदर है, कौन सी किंगडम है, कैसी किंगडम है, कैसे हम किस किंगडम को जिता सकते हैं। हमने मेडिटेशन की अलग अलग स्थितियों में देखा, हमने समाधि की अवस्थाओं को बड़े ध्यान से समझा था, क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं, उसके एक्सपीरियंस क्या होते हैं मेडिटेशन में, हमने वो चीजें जानी थी। और अब हमने अपना यहाँ पे अध्याय नंबर 1 हम समाप्त करते हैं। और अध्याय नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि जो एक डिवोटी होता है, एक साधक होता है, वो किन किन चीजों की मदद से अपनी इस अटेनमेंट को थोड़ा स्पीड अप कर सकता है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे करेंगे समाप्त। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जय जी। गुरु जी। जय। मैं